असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का केजरीवाल पर निशाना सामने आया। हेमंत बिश्व शर्मा ने केजरीवाल को कायर बताया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर मानहानि का केस करूंगा। अरविंद केजरीवाल सफेद झूठ बोल रहे हैं। तो भ्रष्टाचार को लेकर जो बातें सामने आती हैं, केजरीवाल लगातार बोलते हैं। तो देखिए, ये लिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक कायर हैं जो दिल्ली विधानसभा में प्रतिरक्षा की आड़ में सफेद झूठ बोल रहे हैं। उन्हें ये कहने दीजिए कि विधानसभा परिसर के बाहर मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला लंबित है, उसके बाद मैं उन पर वैसे ही मुकदमा करूंगा जैसे मनीष सिसोदिया के साथ किया था। I wanted to file a defamation case, but Arvind Kejriwal, like a coward, he spoke inside assembly. So let him come to Assam on 2nd and say that there is a case against Himanta Biswa Sharma. I will sue him right away. But he spoke that within the assembly. I challenged them to show a single case against me. बांदा में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज बारिश के ओले गिरने से किसानों की परेशानी बढ़ गई। ओले गिरने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। गेहूं, चना और मसूर की फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो बांदा की तस्वीर आप दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जोरदार बारिश हो रही है, तूफानी हवाएं चल रही हैं। और इसके बाद सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो है कि पकी पकाई जो फसल है, जो तैयार हो गई है गेहूं की, उसको भारी नुकसान हो जाएगा। बारिश भी हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं, तो कहीं पर फसल पक के कट भी चुकी है, लेकिन ये जो बारिश है उस पूरी तैयार फसल को बर्बाद कर देगी। बड़ी खबर रामनगर से है, जहां पर यात्रियों से भरी बस पलट गई है। तेज बारिश और पानी के तेज बहाव के कारण ये बस पलट गई। पाटकोट से रामनगर की ओर जा रही थी बस। टेढ़ा गांव के पास पानी के तेज बहाव के कारण ये बस पलट गई। तो देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप पानी का बहाव देखिए, और यही पानी का बहाव है जिसने बस को पलट दिया। ये बताया जा रहा है रामनगर में यात्रियों से भरी बस पलट गई। तेज बारिश और पानी के कारण, तेज बहाव के कारण ये बस पलटी। पाटकोट से रामनगर की ओर ये बस जा रही थी। टेढ़ा गांव के पास पानी के तेज बहाव के कारण ये बस पलटी है। दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, मौके पर क्या स्थिति है? जो यात्री बस में थे उनका क्या हाल है और क्या हुआ है वहां पर? मैं आपको बता दूं, देखिए जिस नाले में ये बस पलटी है वो बरसाती नाला है, और अचानक से रामनगर में आज सुबह से तेज बारिश शुरू हुई, जिसके बाद तमाम बरसाती नाले उफान पर हैं। ऐसे में इस बस को ड्राइवर ने बिना पानी का जलस्तर देखे अंदर डाल दिया और ये पलट गई। इस बस के अंदर कई यात्री सवार थे, उनमें से कई यात्री बरसाती नाले में बहने लगे, जबकि उनको स्थानीय लोगों ने भाग करके बचाया है और उनको उनकी जान फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन कई लोगों को चोटें आई हैं। फिलहाल बस अभी बरसाती नाले के अंदर पड़ी हुई है, दोनों ओर से रास्ता जाम है। मैं आपको बता दूं, इस बरसाती नाले से पहले एक और बरसाती नाला है जहां पर अभी तेज पानी का बहाव है, और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां लगी हुई हैं कतार में, और पानी इतना ज्यादा है कि अगर गाड़ी के अंदर डाली जाती है तो गाड़ी बहने का खतरा है। इसलिए प्रशासन के लोगों ने तमाम गाड़ियों को रोक रखा है, और इससे आगे जाने पर वो बरसाती नाला हमें दिखाई देगा जहाँ पर बस गिरी हुई है। बस के अंदर जितने भी लोग थे उनको बचा लिया गया है। फिलहाल कुछ लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन बचाव कार्य अभी भी जारी है। बिल्कुल। और ये बताएं कि कोई ऐसा यात्री तो नहीं है जो मिसिंग हो, जो इस धारा में बह गया हो? बिल्कुल, लेकिन आपको बता दूं अभी कुछ खास पता नहीं चल पाया है। कुछ लोगों को बचा लिया गया है, वो भी स्थानीय लोगों ने बचाया है। प्रशासन की टीम अभी मौके पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में ये कहना अभी मुश्किल होगा कि कौन लोग सुरक्षित हैं या कौन लोग मिसिंग है, क्योंकि कितने यात्री बस के अंदर सवार थे अभी किसी के पास कोई डिटेल नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी कोशिश की जा रही है कि ये जानकारी प्राप्त हो सके कि कितने लोग बस में सवार थे और कितने लोग अभी उसमें से मिसिंग है या कितने लोग को वो बचाया गया है। फिलहाल जैसा स्थानीय लोगों से बात हमारी, उनका कहना था कि काफी लोगों को बचा लिया गया है। बस फिलहाल अभी खाली है, लेकिन बरसाती नाले के अंदर गिरी हुई है। तो ऐसे में देखना होगा कि कोई यात्री क्या उसके अंदर अभी भी फंसा हुआ है। प्रशासन की अभी टीम वहां तक अभी नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में अब ये कहना मुश्किल होगा कि कुछ लोग मिसिंग है या नहीं है। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। दानिश, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीपी गंगा पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। रामनगर के टेढ़ा गांव के पास पानी के तेज बहाव के कारण ये बस पलट गई, और देखिए कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए उस बस पर, पलटी हुई बस के ऊपर भी खड़े नजर आ रहे हैं। तेज बारिश हो रही है और तेज धारा भी है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ड्राइवर, ये बरसाती नाला ही, ये उफान पर था इस पुल के ऊपर, लेकिन ड्राइवर ने अंदाज़ा नहीं लगाया पानी और बहाव का। उसने बस को उसमें उतार दिया, और उसके बाद देखिए इतना तेज बहाव था कि बस पलट गई। फिलहाल राहत और बचाव कार्य चल रहा है। पाटकोट से रामनगर की ओर ये बस जा रही थी, और
यात्रियों से भरी बस पलटी है, कई यात्री फंसे हैं। दानिश नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो ये तस्वीर आ रही है रामनगर से, जहां पर यह हादसा हुआ है और तेज बहाव के चलते बस पलट गई। श्रावस्ती में भीषण आग लगने से करीब 15 घर जलकर राख हो गए हैं। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। आग में झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका है। सिरसिया थाना क्षेत्र के कैथोली गांव की ये पूरी घटना है। तो श्रावस्ती में भीषण आग लगने पर करीब 15 घर जलकर राख हो गए। हादसे में गंभीर रूप से लोग झुलसे हैं। तो ये आग वाला शुक्रवार साबित हुआ। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इसके अलावा सहारनपुर और अब श्रावस्ती, जिले आग का कहर है। और ये जो तस्वीर है ये श्रावस्ती की है, जहां पर 15 घर जल गए। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया है। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका है। सिरसिया थाना क्षेत्र के कैथोली गांव की ये घटना है। आप देखिए किस तरीके से वहां पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और पूरी तरीके से जो घर हैं वो जलकर बंजर हो चुके हैं। मसूरी में भारी बारिश के चलते होटल का छज्जा गिर गया। लाइब्रेरी चौक के पास सवाई होटल का छज्जा गिरा। हादसे के बाद मलबे में दबी कई गाड़ियां। होटल का पुश्ता गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। तो पुश्ता गिरने के बाद कई गाड़ियां मलबे में दब गईं और ये मसूरी का सवाई होटल है जहां पर छज्जा गिरा। और आप देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो पुश्ता गिरा उसके बाद और नुकसान हुआ है। तो छज्जा भी गिरा, पुश्ता भी गिरा। तेज बारिश हो भी रही है उत्तराखंड में और उसका एक साइड इफेक्ट देखने को मिला है। मसूरी में बड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिला है जहां पर होटल का छज्जा गिर गया और बस एक तरफ बस बह रही है, दूसरी तरफ गाड़ियां दब रही हैं। मसूरी में अब से कुछ देर पहले एक हादसा होता है। यहाँ पर ये सवाई होटल है जिसका एक ये बड़ा पुश्ते का भाग यहाँ पर गिर गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी चपेट में 5 गाड़ियाँ आ गई हैं। बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त ये गाड़ियाँ हो चुकी है, पर किसी प्रकार की जान का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ पर कई लोग उस समय मौजूद थे और अगर आज बारिश ना होती और ये भीड़ भाड़ का इलाका इसे माना जाता है, ये केम्प्टी टैक्सी स्टैंड है जहाँ पर अक्सर भीड़ लगी रहती है और अगर ये पुश्ता उस समय गिरता है तो बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। हम चश्मदीद लोगों से कुछ बात करेंगे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह रावत है। रावत जी, कैसे हुआ ये पूरा हादसा? सर ये अभी हम लोग अपने ऑफिस में बैठे थे तो पहले डीजे के तार की आवाज़ आई कोई बड़ी घटना की वजह से। तो जैसे हम लोग तब तक पूरा पुश्ता नीचे आ चुका था। और हमने देखा कि हमारे यहाँ पर करीब 4-5 गाड़ियाँ दब चुकी थी। एक तो मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी है और बाकी जो है एक भट्टे की गाड़ी है हम लोगों की, भट्टे गांव की, तो हमारे टैक्सी स्टैंड की सारी गाड़ियाँ हैं। फायर सर्विस और प्रशासनिक टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। यातायात को यहाँ पर व्यवस्थित करने के लिए लगातार पुलिस काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि इन गाड़ियों में कोई व्यक्ति है कि नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। परंतु ये अपने आप में बड़ा हादसा माना जा रहा है। सवाई होटल, ये पूरा पुश्ता सवाई होटल का, पहले भी इसके आगे एक पुश्ता गिरा था, उस समय भी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी। तो सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? जब ये पुश्ते बार बार गिर रहे हैं तो उसको लेकर जांच क्यों नहीं की जा रही है? मैं सुनील सोनकर, एबीपी गंगा, मसूरी। देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत चलने वाली रैपिड ट्रेन के परिचालन की तैयारी तेज हो गई। पहले चरण में साहिबाबाद से दोहाई के बीच 17 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर जून महीने में ट्रेन का परिचालन किया जा सकता है। आज इसका निरीक्षण उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैपिड रीजनल रेल का उद्घाटन कर सकते हैं, लिहाजा आज खुद मुख्य सचिव ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्य सचिव ने दोहाई डिपो से रैपिड रीजनल रेल बैठकर साहिबाबाद स्टेशन तक सफर भी किया। हम इस समय मौजूद हैं साहिबाबाद स्टेशन पर, जहां पर जो रैपिड रेल का जो कार्य है वह चल रहा है। जो फिनिशिंग का अंतिम जो कार्य है वो यहाँ बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। उसका निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र। सर, आप यहाँ पहुँचे हैं, निरीक्षण करने पहुँचे हैं, क्या स्थिति अगर बात की जाए? अब हम बिल्कुल तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि महीने भर के भीतर ये हमारा पहला जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है 17 किलोमीटर का, जो दोहाई डिपो जो है वहाँ से लेकर के स्टेशन से लेकर के साहिबाबाद, ये इसका उद्घाटन हो जाएगा। और ये हमारे देश के लिए कितना बड़ा गौरव का पल होगा जब देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे शुरुआत होगा। अब ये हमारा जो पहला देश का रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट है, दिल्ली से लेकर के सराय काले खां, वहाँ से लेकर के मेरठ तक मात्र 37 मिनट में आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं।
और सभी स्टेशनों पे करीब 15 स्टेशन है, उस पर रुकते हुए करीब 55 मिनट लगते हैं। तो एक प्रकार से मेरठ से लेकर के दिल्ली तक के जो भी कस्बे हैं, जो भी नगर है, वो सारे के सारे एज इफ़ वो दिल्ली के ही पार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा हमने दुनिया में देखा है, लंदन में देखा है, एम्स्टर्डम में देखा है, न्यूयॉर्क में देखा है, टोक्यो में देखा। वहाँ पे इस प्रकार का सिस्टम था। हमारे देश में पहला सिस्टम होगा कि आप रहिए तो अपने छोटे शहरों में रहिए और आइए दिन भर यहाँ पे काम करिए, शाम को वापस चले जाइए। तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो है और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ मुझे तो खुशी इस बात की है कि हमारा जो NCRTC ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया है। और अब कभी भी इसका समय मिल सकता पीएमओ ऑफिस से, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताया जा रहा है कि उसका उद्घाटन करेंगे। गाजियाबाद से ABP गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। बड़ी सौगात मिलने जा रही है उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में देश की पहली जो रीजनल रेल है वह दौड़ेगी, रैपिड रेल। हम इस समय मौजूद हैं जो इसका स्टेशन बनाया गया साहिबाबाद स्टेशन, उसी स्टेशन पे हम मौजूद हैं। यहाँ से ही प्रथम चरण में ये रैपिड रेल दौड़ेगी और यहाँ आपको काम दिखाते हैं। जो फिनिशिंग का काम है यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पर जो मज़दूर हैं वह 24 घंटे यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर रेलवे ट्रैक की बात की जाए तो रेलवे ट्रैक का जो कार्य है पूरा कर लिया गया है। और यहाँ से अगर बात की जाए साहिबाबाद स्टेशन से, तो साहिबाबाद स्टेशन से दुहाई तक का जो सफ़र है वह 17 किलोमीटर का है और 5 स्टेशन इसके बीच में पड़ने वाले हैं। यानी कि 5 स्टेशनों पे अब ये रैपिड रेल दौड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर बात की जाए ट्रायल की तो इसका ट्रायल भी हो चुका है। पहले 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसका ट्रायल किया गया, तो अब जो रैपिड रेल का जो कार्य है वह अंतिम चरण में है। वहीं जो समय मांगा गया है पीएमओ ऑफिस से, यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस से समय मांगा गया है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। तो अब उसको देखते हुए जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्र, वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं और बारीकी से जो एक एक जगह है उसको जांच रहे हैं, क्योंकि उन्हें ही यहाँ पर इसकी जो रिपोर्ट है पीएमओ में देनी है। और उसके बाद किसी भी वक्त एक समय मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में रहेंगे। गाजियाबाद से ABP गंगा के लिए मैं शक्ति से। बड़ी खबर आ रही है, आरके विश्वकर्मा बन गए हैं यूपी के नए कार्यवाहक DGP। 1988 बैच के IPS हैं आरके विश्वकर्मा। आरके विश्वकर्मा आज से ही पदभार संभालेंगे, क्योंकि DS चौहान आज रिटायर हो रहे हैं। हालांकि वो भी कार्यवाहक DGP थे, लेकिन अब आज से उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक DGP होंगे आरके विश्वकर्मा। 1988 बैच के IPS हैं आरके विश्वकर्मा और आरके विश्वकर्मा आज से ही DGP पद संभाल लेंगे। तो 1988 बैच के IPS आरके विश्वकर्मा है, DS चौहान को वो आज से रिप्लेस करेंगे। DS चौहान आज रिटायर हो रहे हैं और आज ही कार्यवाहक DGP के तौर पर आरके विश्वकर्मा यूपी के नए कार्यवाहक DGP बन जाएंगे। 1988 बैच के IPS हैं आरके विश्वकर्मा। आरके विश्वकर्मा आज से ही पदभार संभाल लेंगे। तो DS चौहान कार्यवाहक DGP थे और कार्यवाहक DGP के साथ ही साथ वो रिटायर हो गए। आज रिटायरमेंट की तारीख है उनकी और उनकी जगह पर अब आरके विश्वकर्मा आज से कार्यवाहक DGP की कमान संभालेंगे। 1988 बैच के IPS हैं और अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव के पास जाएंगे, अनुभव से विस्तार से जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, यही वो आरके विश्वकर्मा हैं जो कार्यवाहक DGP के तौर पर आज से अपना पदभार संभाल लेंगे। 1988 बैच के IPS हैं आरके विश्वकर्मा। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, DS चौहान कार्यवाहक DGP थे, वो रिटायर हो गए। कार्यवाहक DGP के तौर पर अब आरके विश्वकर्मा आज से पदभार संभाल रहे हैं। किस तरीके का करियर रहा है और क्या खूबियां इनकी मानी जाती है IPS के तौर पर? देखिए, फील्ड में एक अच्छा लंबा चौड़ा अनुभव है आरके विश्वकर्मा का। 1988 बैच के ही IPS ऑफिसर हैं और अगर बात की जाए तो वर्तमान में देखिए पुलिस भर्ती बोर्ड की कमान उनके पास है, उसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो आर्थिक अनुसंधान शाखा जो है, जो EOW की बात करते हैं पुलिस विभाग की, उसकी भी कमान इन्हीं के ऊपर रही। अगर हम बात कर रहे हैं इस बीच भर्ती को लेकर तो देखिए आज योगी सरकार के कार्यकाल में पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर जो भर्तियां हुई तमाम, उसकी सफलतापूर्वक जो भर्ती कराने की जिम्मेदारी थी वो आरके विश्वकर्मा संभालते रहे। तो
देखिए ये बड़ी उपलब्धि है। और जब सरकार अपना, आप ध्यान कीजिए, 25 मार्च को जब सरकार ने अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा होने की बात की थी, तो उस समय गिनाया था कि किस तरह से लगभग 1,60,000 पुलिस विभाग में भर्तियां की गई हैं एक बड़ी उपलब्धि के रूप में। तो वो जब उपलब्धियों की बात आती है, उसी विभाग की कमान जो थी वो रही आर.के. विश्वकर्मा के पास। फील्ड का एक लंबा चौड़ा अनुभव है, कई जिलों में उन्होंने बतौर कप्तान अपनी जिम्मेदारी को निभाया। और उसके बाद में अगर आप देखें तो आर.के. विश्वकर्मा जो है वो मुकुल गोयल के बाद दूसरे नंबर पे सीनियर मोस्ट देखिए ऑफिसर भी हैं, अच्छे अफसरों में गिनती की जाती है। तो इसके अलावा अगर आप देखिए वर्तमान में उनके पास ये 2 चार्ज तो है। आज उनको कार्यवाहक डीजीपी का जो चार्ज है, अब से कुछ ही देर में, हम इस समय पुलिस मुख्यालय में ही देखिए मौजूद है, कुछ देर में वो डीजीपी का जो चार्ज है वो भी बिल्कुल वो लेंगे और वो तस्वीरें भी हम देखेंगे। शुक्रिया शैलेश आपका जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।